गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस प्यारे से चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में हम लोग बिल्कुल देसी तरीके से फिजिक्स जो है उसको सीख रहे हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे प्यारे बच्चे जिनकी जो टंग लैंग्वेज है वो बिल्कुल देसी है, वो इस फिजिक्स को भी देसी वे से सीखे, ताकि हम लोग देश जो हमारी फिजिक्स है उसको क्रैम न करें, उसको रटे ना, उसको हम एक बिल्कुल देसी तरीके से अपने अंदर उतार लें, ताकि भविष्य में फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप उसको बिल्कुल देसी तरीके से सोच करके और उसको अच्छा सा उसका आंसर दे सको। तो प्यारे बच्चों, उसी कड़ी में हम लोगों ने कुछ वीडियोस जो है आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल से वो वीडियोस देख ली होगी। कुछ नई नई वीडियोस और आने वाले टाइम में आ रही हैं, लेकिन इसी कड़ी में बीच में हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस पेंडेमिक कोविड के बाद जो एग्जाम है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 50% जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब मुझे पता है बच्चों को जैसे ये पता लगा कि 50% ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, अरे कर देंगे ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ABCD में से हमें सीधा टिक करके आना है। टिक करके आना, टिक करना आसान है, लेकिन सही जगह पे टिक होना ये बड़ा मुश्किल है ना, है कि नहीं। थ्योरी में तो कुछ भी लिख दो, एक पेज भर दिया आपने, थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड बातें लिखी, कुछ और लिखी, एग्जामिनर ने टिक कर दिया, मार्क्स मिल गए। लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव में तो पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, है ना। जैसे हरियाणा बोर्ड में क्या है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो पेपर है उसमें 35 मार्क्स जो है उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बच्चे खुश हो गए, ऑब्जेक्टिव है, अरे कर देंगे, सीधे कर देंगे सर, कुछ नहीं है, ABCD है, ABCD। अरे बेटा वो ABCD भी तो लिखनी आनी चाहिए, ये वो बच्चे वाले ABCD नहीं है कि आपने ABCD लिख दिया मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ABCD आपको सही ABCD लिखनी है तो ही मिलेगी। क्लियर। तो इसलिए बेटा इस ऑब्जेक्टिव को इतना आसान मत मानो। ऑब्जेक्टिव एक ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आपके आगे काम आने वाले, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, नीट दो, JEE दो, सब के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, और ऑब्जेक्टिव से पहले उसकी थ्योरी आनी जरूरी है। जब तक अगर आपने एक यूनिट के लगभग ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, इसका मतलब आपकी थ्योरी के क्वेश्चन प्रिपेयर हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसी को आएगा जिसको थ्योरी आती है। तो बेटा उसी कड़ी में आज हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, और वो है हमारी यूनिट 8 एटम। एटम की जो यूनिट है, आप लोगों को पता है कि हमारे 12th के फिजिक्स के अंदर एटम एंड न्यूक्लियाई का एक चैप्टर है जिसमें 8th यूनिट है एटम की, और इस यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना, साथ साथ में आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। तो आप लोग साथ साथ में एक कॉपी और पेन लें, अगर आप लोगों को आता है तो साथ साथ में आप उसका आंसर लिखते रहें, और बाद में आप चेक करें कि भाई आप लोगों की कितनी तैयारी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर ऑब्जेक्टिव फॉर अ चैप्टर ऑफ एटम्स। तो बेटा पहले करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप ये वाली यूनिट तैयार करते हो एटम की, तो इसमें मैं आप लोगों को मेन 5-6 टॉपिक बता रहा हूँ, आप उन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले एटम की डिस्कवरी किसने की थी, डाल्टन ने। एटम का मॉडल किसने दिया, कई मॉडल आए। मेन मॉडल ध्यान कर लो, J.J. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। 3 मॉडल पढ़ लो, ठीक है। पहले आपने एटम का पता लगा लिया, फिर एटम के तीनों मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, तीनों मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर एटॉमिक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आज भी चल रहा है, और उस नील बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जितनी बातें हैं, जैसे नील बोर एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट, तीनों इक्वेशंस। नील बोर मॉडल आने के बाद कैसे हमने एक एटम के रेडियस को निकालने का फार्मूला डिराइव किया, उसकी वेलोसिटी निकालने का फार्मूला डिराइव किया, उसकी एनर्जी निकालने का फार्मूला डिराइव किया, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला डिराइव किया, उसके वेव नंबर निकालने का फार्मूला डिराइव किया। वो सारे फार्मूले एक बार आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है,
उसको जरूर पढ़े। उसके बाद आयोनाइजेशन क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम, बस एटम हो गया। कोई बड़ा थोड़ी है एटम, इतनी ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, कुछ यहाँ पढ़ लो, एटम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये 8th यूनिट इतनी ज्यादा डरावनी नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हो। तो जैसे बेटा मैंने बता दिया ना, ये सिर्फ 5-6 टॉपिक कर लो। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से करने हैं तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार उससे ये टॉपिक जरूर कर ले, नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद कर ले, ठीक है। लेकिन जब भी एटम का चैप्टर करो, ये 5-6 टॉपिक आप जरूर करें, ताकि आपके लिए ये यूनिट बिल्कुल इजी हो जाए। और जब ये आप ऑब्जेक्टिव कर लोगे, लगभग 34 या 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आप ये क्वेश्चन जब कर लोगे तो आपके लिए एटम वाला चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर ऑब्जेक्ट। तो बेटा सबसे पहले देखो, हमारी यूनिट 8 है और चैप्टर का नाम है एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? किसने की थी बेटा, बताओ। एटम की खोज किसने करी थी? डाल्टन ने, है ना। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बात किसने बताई थी? याद करो, किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने, शाबाश, है ना। आप लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई हमारा जो अल्फा पार्टिकल एक चीज से टकरा के वापिस आ रहा है, वो कौन है? वो न्यूक्लियस है। तो इसलिए न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया बी। कई बच्चे फटाफट देखते भी नहीं है, जे थॉमसन, अरे ये देखो क्या पूछा है, मॉडल नहीं पूछा, उन्होंने पूछा न्यूक्लियस, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल क्या है? पार्टिकल है। अरे मुझे पता है बेटा, अल्फा पार्टिकल है, लेकिन है क्या अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल की अगर आपने इक्वेशन देखी हो कभी किसी भी रदरफोर्ड में, तो वहां वो क्या ही लिखता है? हीलियम 24। तो इसका मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर, दिखाई दे रहा बेटा? हाँ ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? बी। देखो ऑब्जेक्टिव बड़ी कमाल की चीज है, लगते छोटे से हैं लेकिन जब आप इनकी प्रिपरेशन करोगे सारी यूनिट हो जाएगी, है ना। अभी आपने देखा ना कि मैंने आपको बताया क्या था, आप एक छोटा सा ही तो क्वेश्चन है कि भाई हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, इस बात को जानने के लिए आपके दिमाग में पूरा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, वो दिमाग में आ गया, है ना। तो उसके साथ उसकी प्रिपरेशंस होगी, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड क्या है भाई? एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड बताओ। 79, ठीक है, सबको पता है। उसके बाद, इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है ना, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है। इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट the number of alpha particles scattered per unit area is inversely proportional to क्या है? थीटा बाई 2। ये रहा डी। अगर आप लोगों ने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक बार अच्छी तरीके से कर लोगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां कौन कौन निकल के आता है? इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, और साइज ऑफ न्यूक्लियस। जब ये तीनों टॉपिक करोगे ना, वहीं आपको ये थीटा बाई 2 दिख जाएगा। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा बाई 2। एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी मैंने बोला था ना कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल अच्छी तरीके से कर लो कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी में आपको पता लग जाएगा कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि भाई इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या चीज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है ना। तो ये सारी चीजें, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, सारी चीज वहीं पता लग जाएंगी। तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग रहे हैं ना। तो यह क्वेश्चन क्या कह रही है कि एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सी डिस्टेंस होती है? न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक, है ना, जहां से आप चले न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक। तो बताओ न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक जो अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों ने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ टकरा के वापस आ जाता है, तो टकराते ही वापस आ रहा है, इसका मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वहां वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। सीधी सी बात है भाई, है ना भाई। ये अल्फा पार्टिकल चला और जैसे 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 ही न्यूक्लियस के साथ टकराया और वहां विद इन सेकेंड वापिस हो गया, तो रुका तो सही। अब आप भाग के जाओगे, किसी दीवार के हाथ लगा के वापिस आओगे, एक बार तो रुकोगे, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के पास जा करके रुका और वापिस हो गया। तो रुका है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो होगी तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीरो, बी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट। एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू न्यूक्लियस विल हैव डैश डिफ्लेक्शन। एक अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास है उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? लार्ज होगी, स्मॉल होगी या जीरो होगी? बताओ भाई। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक है स्मॉल होगी, है ना, स्मॉल डिफ्लेक्ट करेगा वहां से, ठीक ना, सॉरी लार्ज होगी, एकदम से जाएगा टकरा के फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डैश, इंपैक्ट पैरामीटर कैन बी स्मॉल फॉर सेम डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मॉल होगी काइनेटिक एनर्जी, अगर स्मॉल होगी तो जो इंपैक्ट पैरामीटर है, क्योंकि देखो इंपैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला देखा हो तो उसके अनुसार अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी स्मॉल है तो इंपैक्ट पैरामीटर भी क्या होगा? स्मॉल। ऑलमोस्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो उस एटम का वहां पे एंटायर मास, क्योंकि देखो अगर आपने कभी एक एटम का डिनोट किया होगा तो जेड क्या होता है? वो एटम एक्स जेड ए एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसका मतलब सारे ज्यादा मात्रा कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। एक एटम का जो मेन मास है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसलिए सारा मास कहां पे कंसंट्रेट है? न्यूक्लियस के पास। क्लियर? तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट एंटायर। नेक्स्ट है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ। न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर क्या है? ये बात भी आप लोगों को कहां पता लगी थी? जब आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने हमें बताया है कि जो एटम है उसका जो साइज है उसकी रेंज क्या है? 10 की पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होगा, कितना होगा? 10 की पावर -15 मीटर। तो ये ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। यहां पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। देखो, ओके, क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी? मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि सर जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो एनर्जी का फार्मूला तो ये आया था, -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आप लोगों को ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट का फार्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था -13.6 Z² / n²। इस तरह का तो कोई फार्मूला यहां दिखाई ही नहीं दे रहा। ऑप्शन क्या चूज करें सर? थोड़ा बेटा इसके बैक में जाओ। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने अगर नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उन पोस्टुलेट्स को पढ़ने के बाद आप लोगों ने 3 चीज की होंगी। क्या क्या? पहला, साइज ऑफ और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट है, और उसके बाद आप लोगों ने उसकी एनर्जी निकाली होगी। तो वहां पर एक फार्मूला आया था एनर्जी निकालने का, क्या आया था वो? -k
ZE² अपॉन n स्क्वेयर R माइनस के ZE² अपॉन R 2 माइनस के ZE² बाय 2R। ये एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट में। फिर आप कहोगे ये कहां से आया सर? अगर आप लोगों को याद हो तो K की, Z की, E की, R की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आई थी। ये वैल्यू हम लोगों ने इसलिए निकाली थी ताकि न्यूमेरिकल में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, है ना। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है माइनस के ZE² अपॉन 2R। ठीक है, ये होती है वैल्यू। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें तो इस तरह का फार्मूला कैसे आया? 4 ऑप्शन तो है, ना तो ये है ना ये है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करो। देखो K क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Z हाइड्रोजन है 1, इलेक्ट्रॉन E² है ही, अपॉन 2R। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? E² अपॉन 8 पाई R एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो यहां पे ये फॉर्मूला कहां है? ये रहा, माइनस हो माइनस E² अपॉन 8 पाई, ढूंढो यहां R कहां गायब हो गया? ये रहा, है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो गया क्लियर। तो टोटल देखो बेटा, कई बार क्या होता है आप लोग सोचते हो ऑब्जेक्टिव है कर देंगे सीधे, ऑब्जेक्टिव में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। कई बार तो ठीक है, किस्मत है तो अच्छे आ जाते हैं सीधे सीधे आप, लेकिन कई बार दिमाग को घुमा देते हैं। इसीलिए तो नेट वगैरह में सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं तो इतने आसान नहीं होते उनको। तो यहाँ पर भी वही चीज है। देखो आप लोगों ने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस रट्टा मारने से काम नहीं चला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट माइनस 13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा आपको पीछे का भी याद करना पड़ेगा। तो याद किया हमने, अगर आप लोगों को याद हुआ कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फार्मूला ये था, इसमें ये वैल्यू पुट की, आ गया ना आंसर। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज इन विजिबल रीजन। स्पेक्ट्रल सीरीज किसकी? हाइड्रोजन। तो भाई इस चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही तो पढ़ा हमने, तो इसी की बात करेंगे हम, और की बात क्यों करें? क्योंकि अब पता है कि आपको ये एटॉमिक न्यूक्लियस है। अगर नहीं है तो नीचे लेमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, पी फंड ये दिखने लग रहे है ना। अब आप कहोगे सर ऊपर ये तो दे ही नहीं रखे, ये हाइड्रोजन। अरे नहीं दे रखे कोई बात नहीं, नीचे तो दे रखे लेमन, बामर, पासन। और आपको पता है कि ये लेमन, बामर, पासन सीरीज किस में आती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो बेटा इसके लिए आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मोटी मोटी बात जो याद होनी चाहिए, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, और उन रेडिएशंस को उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर 5 सीरीज बनती है, सबको पता है, लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। अब लेमन सीरीज कब बनती है इतना ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको हमारा ये एटम का जो चैप्टर है उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको इतना मेन बता दिया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये 5 सीरीज बनती है, लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। अब ये लेमन सीरीज जो है ये आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये चीज याद रखने वाली है, इन्हीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। किसमें बनती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर विजिबल रीजन में, उसके बाद पास्चन और ब्रैकेट इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। होगी ना सारी, बस ये चीज याद रख लो। इसी से रिलेटेड देखो अभी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो यहाँ 11th क्वेश्चन में विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज इन विजिबल रीजन अभी बताया था, 5 ही तो है। लेमन किसमें? अल्ट्रावायलेट में है, नहीं है। बामर किसमें? विजिबल में है, आगे भी बामर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो बामर। नेक्स्ट है हु फाउंड इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला बामर ने किया था भाई, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। रेड बाय कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है?
रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 की पावर 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया होगा तो उसके अंदर आएगा ये। ठीक है, तो इसको कर लेना। लेमन सीरीज वाज डिस्कवर्ड इन, लेमन सीरीज किसमें आती है, अभी बताया था। ये तो याद कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। लेमन सीरीज किसमें आती है, बामर किसमें आती है, पास्चन और ब्रैकेट किसमें आती है। तो लेमन किसमें आती है, अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, बाकी इंफ्रारेड में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बोस सेकंड पोस्टुलेट डिफाइन, ये भी मैंने पहले बताया था आपको। भाई इसके अंदर जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल तो जरूर पढ़ना, यही तो है क्या इसमें। तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट वो क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ढूंढ लो कहां है एंगुलर मोमेंटम, ये रहा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट है e2 माइनस e1, कौन सा पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट है ये। वहां क्या कहता है, e2 माइनस e1 इक्वल टू h म्यू। ढूंढो कहां है h म्यू, ये रहा ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली, हाइड्रोजन एटम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, एक होता है बेचारे के पास, है ना, एक ही तो है। और क्या है, हाइड्रोजन 1 1, तो एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके लिए आपको याद होना चाहिए, नील बोर के पोस्टुलेट के बाद उसने 3-4 चीजें निकालनी बताई थी, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। तो रेडियस का अगर आपने किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक फार्मूले के अंदर n स्क्वायर आएगा, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 की पावर माइनस 34। तो कई 34 दिख रहे हैं भाई, ये तो नहीं होगा, माइनस 34 ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, पहले वाला बी होगा, है ना। इनमें देखो अकेली वैल्यू से काम नहीं चलेगा, साथ में आप लोगों को यूनिट भी याद होनी चाहिए। देखो यहाँ यूनिट याद थी ना, तो हमने बता दिया ये ऑप्शन है, नहीं तो कई ये भी लगा देते निशान, लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि जूल पर सेकंड है। यूनिट कैसे याद करोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट फार्मूला याद कर लो, कोई भी फार्मूला पकड़ लो जिसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट आता है और बाकी की यूनिट पता है तो इसकी तो निकल ही जाएगी, है ना। पकड़ लो E इक्वल टू एच म्यू, उसी में निकल जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट को मैंने बताया ना, यूनिट निकालने का सबसे आसान तरीका फार्मूला याद कर लो। अब कहोगे जी बहुत सारे फार्मूले, कौन सा है, अरे जिसके अंदर H आता है कोई तो याद आ जाएगा, नहीं याद आए तो आपके पेपर में ही देख लो, पेपर में कहीं ना कहीं H से रिलेटेड कोई फार्मूला आएगा, जैसे E इक्वल टू एच म्यू, तो H इक्वल टू में E इंटू म्यू, E की एनर्जी की क्या होती है जूल, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है पर सेकंड, यानी सेकंड हो जाएगा जूल सेकंड, ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। बताओ भाई फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये वाला KZE/m। तो मैंने बताया था ये तो देखो याद करने पड़ेंगे आपको, नहीं याद है, नहीं याद होता है तो वो वाली बात याद कर लो जो मैंने वीडियो, जब ये एटम का जो चैप्टर किया था हमने, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि भाई देखो जब पोस्टुलेट्स कर लो आप तीनों बोर के, तीनों की इक्वेशन आपको याद होगी। फर्स्ट पोस्टुलेट की इक्वेशन क्या है, क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट की इक्वेशन, कि भाई mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दूसरी की क्या है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और तीसरे की E2 माइनस E1 इक्वल टू h म्यू। तो पहली दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली दोनों को आपस में मिक्स करके रेडियस भी निकल जाएगा, वेलोसिटी भी निकल जाएगी, फिर उससे फ्रीक्वेंसी हो, तो उसके फिर आप फटाफट, अगर एक नंबर की बात है तो भाई फटाफट 1 मिनट लगेगी, साइड में रख वो चीज निकाल के देख लो। यहाँ से डायरेक्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट, कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट के अंदर, बताओ। स्टेशनरी यानी हाइड्रोजन के लिए भी है, तो E इक्वल टू माइनस, वैसे ये क्या होना चाहिए था, E इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये जूल जूल मत कर लेना, यहाँ भी ये भी मत करना, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी गलती 1 मार्क्स गया। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ थर्ड, रेडियस ऑफ, एक पीछे रह गया था ना,
साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, ये रह गया था बीच में, देख लेते हैं इसको। साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? देखो बेटा, नील बोर जो है ना, उसका मेन जो टारगेट था वो हाइड्रोजन पे ही था, हाइड्रोजन पे ही सारी चीजें थी, तो हाइड्रोजन का आपको याद होना चाहिए। वैसे तो आप चाहे रेडियस का फार्मूला याद कर लो, नहीं तो याद कर लो, हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो 0.527 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होता है यहाँ, ये ना देखो 10 की पावर -10 मीटर तो होगा ही, क्योंकि इसकी ये वो है रेंज है, तो ये इसको याद रखो हाइड्रोजन, क्योंकि नील बोर में तो अकेला बेचारा हाइड्रोजन ही, उसी से रिलेटेड सारी बात है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ थर्ड का क्या होगा? अब तो आप सर कह रहे थे फर्स्ट का याद कर लो, अब थर्ड का बिल्कुल आसान है बेटा, अभी देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। किसी का भी रेडियस निकालना हो हाइड्रोजन के केस में तो n² इंटू में r0, मतलब क्या है? मतलब है कि जो आपका ग्राउंड स्टेट वाला रेडियस है उसको जोड़ से ऑर्बिट का निकालना है, क्योंकि अभी आपने देखा था ना, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है, n² से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका तो आपको पता ही, ये क्या है 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। अब आप इसको n² तीसरे का निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 जा 45, 4 5 के आसपास, तो ये आएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। हो गया सर, ये 10 की पावर -10 मीटर कहा गया, अरे ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। तो इस चीज, ये सारा जो दिमाग, आप लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे, है ना, अरे कोरोना आ गया, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गए, 35 हैं, 35 के 35 पास हो जाएंगे। इतनी आसानी से पास नहीं करेंगे बेटा, है ना, सारे दिमाग की दही कर देंगे, तब जाकर के ये ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि भाई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव आएगा टिक टिक करके आ जाएंगे। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो बेटा ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा? अभी आ गया ना सारी चीजें, अगर आप लोगों को ये नहीं पता होता तो कहाँ से निकालते? चलो नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? 13.6 वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोला मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, इसने बोला है पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ कांस्टेंट, ये तो याद रखना पड़ेगा 1/137। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज इनकरेक्ट, पजल कर दिया ना, या मुझे पता है बच्चे ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट नहीं। ये बी इंपैक्ट पैरामीटर करेक्ट है, ये रेडियस, ये फार्मूला भी करेक्ट है, E इक्वल टू ये भी करेक्ट है, तो वो बच गया भाई, वो इनकरेक्ट है, बस भाई भीड़ में से करेक्ट ढूंढ लिया, इनकरेक्ट अपने आप निकल गया। ओके नेक्स्ट, एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर n इनफाइनाइट, एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी पे कितनी होगी, यानी इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट पे। अभी आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/∞ क्या होगा? 0 होगा आंसर। कहां है 0? ये रहा ए, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3 लिथियम 7, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, बड़ा छोटा हो गया, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ऑफ 3, तो भाई एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन Z²/n², उसके हिसाब से कर लो आप। ये चीज ध्यान रखना, ये किसके लिए पूछा है इसने? लिथियम, कहां गया ये रहा, लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए पूछा, फार्मूला वही यूज होगा, क्या यूज होगा? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13.4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला याद करो, वहां 1 थीटा कहां यूज होता है? सारे सिस्टम के बाद कोट θ/2, कोट θ/2 यानी कि 90 डिग्री, कोट 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट आ जाएगा, सी है। विच वन एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी की एनर्जी कहां से आएगी? जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे यहाँ ये आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे यही आ रहा है ना, बाकी तो ग्राउंड स्टेट पे आ ही नहीं रहे, ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा तब हाईयर एनर्जी वो फोटोन एमिट करेगा, तो 1 ऑर्बिट ये गिरेगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ इनसाइड अ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में चेंज बाय,
H/pi, है ना। न्यूक्लियन इज ए कॉमन नेम। न्यूक्लियन कौन होते हैं? एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, उनको न्यूक्लियन बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को क्या बोलते हैं? हम लोगों को प्यूपल्स, सब कुछ है वो प्यूपल्स है ना। तो वैसे एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉमन नाम क्या है? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन कौन है भाई? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ना भाई, न्यूट्रॉन अकेले नहीं भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ ये दोनों, ठीक है। रेशियो ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम कितनी होती है? 10⁻15, ठीक है। विच वन इज करेक्ट फॉर वेव नंबर? वेव नंबर का फार्मूला भाई, वेव नंबर का फार्मूला क्या होगा? v 1/v r z 1/n2 स्क्वायर माइनस, ये नहीं होगा, यही होगा, और तो है ही नहीं, क्योंकि n2 माइनस n1 होता है। ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कौन क्या ऑप्शन होगा इसके अंदर? ये, क्योंकि ये चीज, ठीक है बेटा। अब एक बार आप लोग आंसर का स्क्रीनशॉट लें और कर लें, ठीक है। सर पहले क्यों नहीं बताया? सारे ही कर लेते बेटा, पहले बता देता तो फिर सारे एटम की अक्सर जो आपकी रिवीजन कैसे होती। तो आई थिंक एटम से रिलेटेड जितने न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव होने, वैसे तो और भी हो सकते थे, कितने ही बना लो, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो थे वो ये थे। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप करेक्ट किए होंगे। नहीं किए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख करके और सीखिए, क्योंकि इसको जितनी बार आप करोगे, अकेले ऑब्जेक्टिव आपके के क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर नहीं होंगे, साथ साथ में थ्योरी भी क्लियर होगी। आपको पता लगेगा कि भाई जे थॉमसन क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। क्लियर? तो जल्द मिलते हैं हम लोग इसी या और किसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव।